आप लोग इंतज़ार करिए और बहुत अच्छा आदेश आएगा ईवीएम को बैन करने को लेकर। कल परसों में देखना, ये पिटीशन को आने दीजिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही आपको बुलाएगा सारी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं और दिल्ली में सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मौजूद हूं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी, जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, खास तौर से ईवीएम के मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और जो भी मामले सामने आते हैं उसको अपडेट देने का काम करते हैं। नरेंद्र जी, देश की जनता यही जानना चाहती है, ईवीएम को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है और क्या हमारे देश की जनता को कहेंगे आप? अभी हमें कोर्ट से आश्वासन है कि इस वीक में ये केस लग रहा है हमारा वाला पिटीशन, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के थी गड़बड़ियाँ, उसको लेकर के है। उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो ईवीएम्स यूज की गई थी, जो वीवीपैट्स यूज की गई थी, जो 3 दिसंबर को जैसे ही चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है, उसके बाद 6 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जैसे सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास 3 दिसंबर से ही चल रही थी। 6 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी चीज़ों गड़बड़ियों के नाम पर सारा बेंगलुरु भेज दिया। उन चीज़ों को कैसे आपने कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशंस का जो इलेक्शन सिस्टम्स को लेकर के उनकी जो अपनी हमारी बुक्स होती है, बेयर एक्ट है, उसमें सेक्शन 94 में स्पष्ट लिखा है कि 1 ईयर्स तक प्रिजर्व करने को लेकर के मैंडेटरी है। पर इसी में शक होता है कि आप इतना जल्दी लेके क्यों भागे। दूसरा, जब हमारी सारी डेटास और सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ों को लेकर के मामला जब पेंडिंग है, तो फिर आपको ले जाने का तो दूर दूर तक हक नहीं बनता है। इसके साथ में तीसरा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हम सारे डेटास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह के दिए, तो उसके बाद भी आपने उन सारी प्रोसीडिंग को बढ़ाया। तो ये सब पूरे भारत देश की जो रिजल्ट्स हैं, जो भारत देश में पूरी वोट कास्टिंग हुई है, 100 वोट डालो तो 150 निकलती है, कैसे होता है, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, कौन मैन्युफैक्चरर है, जिस प्रकार से अभी आप यानी आप ये कह रहे हैं कि धांधली 5 राज्यों के चुनाव में हुई है और अगर नहीं ये धांधली रुकी तो चुनाव 24 में भी प्रभावित हो जाएगा, इलेक्शन लोकसभा में भी। अभी तो जितनी धांधली में मशीनें और किट्स साथ में, वीवीपैट साथ में, उसके साथ में जो चिप और कोडिंग डाली गई है, उनकी जांच होगी और उसको प्रिजर्व करने के लिए ऑनरेबल हमारी कोर्ट ने हमें आश्वासन दे दिया है सारे लोगों ने कि इस वीक में वो मैटर लग जाएगा। कल भी मतलब सैटरडे को भी हमें बोला गया है, फ्राइडे को भी बोला गया है, हम उसमें डेली परस्यू करा रहे हैं। दूसरा, इसके साथ में 2024 में वो गड़बड़ियाँ ना हो, उसके पहले मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव वीवीपैट की जो पर्ची है, जो आपको वर्चुअली दिखती है, वो फिजिकली वाली मिलेगी और उस फिजिकली वीवीपैट की पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा और उसको काउंट करके ही रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। इसके आधार पर चुनाव होगा। सर, लोग कहते हैं दुनिया का कोई भी मुद्दा हो, भारत का, देश का कोई मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, राहुल गांधी की यात्रा हो, ईवीएम का मुद्दा ही मेन है। कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए, घूम फिर कर मामला ईवीएम पर ही आएगा। आपको ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि किसानों को आंदोलन करना चाहिए, ना कि राहुल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा करना चाहिए। देखिए, जिसने भी इस प्रश्न को उठाया है और जिसने आपसे बोला है, जेन्युइन बात है। आप बेसिक बैकग्राउंड में बात करिए ना, सारी चीज़, जो किसान भी बैठे हैं, वोट जब आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जो आपकी नहीं सुनना चाहता है, तो फिर आप सारी चीज़ें वहीं पर आकर के रुक जाती हैं। किसी निजीकरण को प्रभावित करने वाली, कंपनियों को प्रभावित करने वाली स्पेसिफिक पार्टी को आपने प्रमोट कर दिया, आपने उसको वोटिंग कर दिया, तो क्या होगा? आपके राइट्स तो वायलेशन होंगे ही। इसके साथ में इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि जब हमने गलत तरीके से निर्णय ले लिया, हमने गलत तरीके से वोटिंग कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे राइट्स जितने भी हैं ईवीएम के साथ में और भी जो राइट्स हैं, वो सारी के सारे सब प्रभावित हो गए। 2019 के पहले, 2014 के पहले जो ईवीएम होती थी, एक कैलकुलेटर की तरह होती थी। आज की ईवीएम जो है वो बहुत व्यापक लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर उसका नए तरीके से कर दिया गया, मॉडिफिकेशन हो गया। क्या मॉडिफिकेशन हुआ? कहा जा रहा है जो शीशा था वो पहले ट्रांसपेरेंट था, अब उसमें काला शीशा, ऐसा कुछ है? हाँ, अब वही 3-4 चीज़ें बहुत बेसिक लेवल से उसमें मॉडिफाइड हो गई। तो जो आपने मिरर की बात किया है, मिरर उसमें मोटा लगा दिया गया और ब्लैक, जिसमें एक ही पर्ची को 2 बार दिखती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले कैलकुलेटर की तरह ईवीएम थी, जैसे हम प्रेस नंबर 1 मान लीजिए दबा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस की मान लीजिए बटन है, तो वो कांग्रेस को वोट डायरेक्ट जाता था और ईवीएम में दिख जाता था, टोटल वोट इतना, कांग्रेस को इतनी मिली, ठीक, बात खत्म हो गई। अब क्या होता है कि ये कमांड जाती है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद में वह वीवीपैट में जाती है। वीवीपैट उस 1 नंबर पर्ची पर कौन व्यक्ति है, कांग्रेस है तो कांग्रेस की पर्ची छपेगी। इसका मतलब है कि उसमें कहीं न कहीं इस डेटा को डाला गया है कि 1 नंबर में कांग्रेस है, 2 नंबर में भाजपा है, तीसरे नंबर में कोई और पार्टी, चौथे नंबर में कोई और पार्टी है। तो ये
जो ये नाम डालने का प्रोसेस है, ध्यान रखने की ज़रूरत इसमें इससे भी बड़ी है कि हर विधानसभा लेवल पर जो नाम डाला जाता है वो पार्टी वाइज में सबसे बड़े व्यक्ति के नाम पर होता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल जो नेम्स होते हैं उसके आधार पर होता है। यदि ये वाला पहले है, मान लीजिए बीजेपी का है या आम आदमी पार्टी का है या कोई भी पार्टी XYZ का है, तो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो हर जगह पर, हर EVM मशीनों पर, हर VVPAT मशीनों पर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर की जो डेटा है उस डेटा को अपडेट करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आप 1 नंबर, 2 नंबर पर अब इन सारी चीज़ों को आपने पूरा मॉडिफाइड कर दिया है। अब आप VVPAT में सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग करने के लिए आपने डेटास को छेड़ दिया है और उस डेटास में हर जगह पर, हर विधानसभा लेवल पर आपने उसको मॉडिफाइड करके पब्लिक को गुमराह करने के लिए, ये सारी चीज़ें ढकोसला करने के लिए जगह जगह पर EVM सुरक्षित है, EVM अच्छी है, मोदी जी की गारंटी है, इसको बताने का आप काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, इलीगल है। और उसके लिए यही बात तो चुनाव आयोग चीख चीख कर कह रहा है EVM से कोई दिक्कत नहीं, EVM ट्रांसपेरेंट है, आप लोग कहते नहीं है। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने क्या बोला आपने सुना है? मुझे नहीं पता सुना कि नहीं, पर मैंने उसको सुना है। क्या? उन्होंने बोला है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में जितनी भी पिटिशंस हैं, PILs बहुत सारी फाइल है, उसमें हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो निर्णय होंगे उसको सुनने के लिए, मतलब उनके डायरेक्शंस का हम वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मामला पूरी तरीके से परस्यू हो चुका है। यानी मैं बता दूं, यानी चुनाव आयोग भी EVM के मामले पर बैकफुट पर है। सर, आप इकलौते शायद ऐसे वकील हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात भी की थी, घर पर जाकर मुलाकात की। करेक्ट, इसको मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी मिला, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से हमने मेंशनिंग भी किया। पहले तो सुमोटो की बातें चल रही थी, पर यह है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण जिस तरह से पूरे भारत देश में चल रहा है, 140 करोड़ के वोटर्स की राइट्स है, यह जनता की ही आवाज़ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 5 बेंचों का दबदबा है कि पूरे भारत देश के लोग में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कल DD न्यूज़ में आकर के मैंने देखा है उस न्यूज़ को, और उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय आने वाला है इलेक्शन को लेकर के, उसका हम इंतजार कर रहे हैं EVM को लेकर के, और उसके हिसाब से हम लोग भी पूरी तैयारी में ही चुनाव कराएंगे। तो क्या वैसे ही होगा जैसे चुनावी बॉन्ड, मोदी के चुनावी बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक फैसला दिया, ऐसे ही अचानक कोई बड़ा आदेश? मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इंतज़ार करिए और बहुत अच्छा आदेश आएगा EVM को बैन करने को लेकर के। और उसके साथ में सबसे बड़ा मुद्दा कि EVM से जो पर्ची, जो हमारे VVPAT से जो पर्ची निकलती है, फिजिकली 19 आर्टिकल्स 19(1)(a) का ये हमारा वायलेशन है। इसके साथ में 21 का वायलेशन है, 14 का वायलेशन है। इन सारे वायलेशंस को देख करके हमें वर्चुअली नहीं चाहिए, हमें फिजिकली चाहिए। हम फिजिकली पर्ची के लिए रेडी हैं, हम सारे लोग, आप भी उसमें शामिल है, पूरे भारत देश की जनता शामिल है, इन्वॉल्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी राइट्स का प्रभाव है। सब पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति को ही पर्ची चाहिए, न कि हम इसमें फील करना चाहते हैं कि हमने देख लिया कि ये वोट यहाँ जा रहा है, पर हो सकता है कि मेरे साथ बहुत बड़े लेवल पर वो धोखा हो रहा है। वैसे ही जैसे डेटास में धोखा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुआ है, वैसे ही डेटास को लेकर के जो आपने 2019 की लोकसभा में देखा है, आपने देखा बनारस में कितनी लीडिंग को लेकर डिफरेंसेस था, मथुरा में देखा आपने कैसे डिफरेंसेस था, बिहार में आपने देखा, अरुणाचल में देखा, तेलंगाना, यानी हर जगह धांधली। करेक्ट। तो वो कम वोट डालो, ज़्यादा वोट क्यों निकलता है, आप लोग खुद बताइए। और अपोजिट पार्टी यदि कोई कंटेस्ट करे तो उसको दे हैड नॉट रिसीव द सिंगल वोट इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट भी नहीं पाती है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग EVM का समर्थन करते हैं, बहुत चंद लोग हैं, बहुत कहिए कि मतलब सागर में एक लोटा पानी के बराबर हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जब ये विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतती हैं तब EVM को लेकर कोई सवाल नहीं, जैसे ही हारती हैं EVM चिल्लाती हैं। नहीं, मैंने कहाँ बोला है, मैंने पूरा बोला कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना। मैं BJP की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी और पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम भारत देश के लोग हैं, फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जीतना हारना एक अलग विषय है, कोई भी पार्टी जो अच्छे से लड़ेगी वो जीतेगी और जो कमजोरी से लड़ेगी वो हारेगी, उसमें कोई वो बड़ा मतलब नहीं है। मतलब है कि हम जिसको वोट दे वो हमें दिखना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वोट हमने फला व्यक्ति को दिया है और उसको मिलना चाहिए, बस। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है फ्री फेयर इलेक्शन की। क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पा रहा है इलेक्शन कमीशन? मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हम तो पटिशन ही फाइल करके रखे हैं, तो आप इसमें कोई मसला ही नहीं है। हम तो 4 पटिशन इनके ऊपर फाइल है, तो आप ये मत सोचिए, हम तो नहीं कह सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी कहने की बात है कि ये क्या करते हैं। पर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ का जो स्टेटमेंट आया उससे मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो निर्णय आने वाला है
संजीव ऑनरेबल जस्टिस जो हमारे सेकंड संजीव खन्ना साहब हैं, उनके बेंच में मैटर लग रहा है। तो वो जो भी होने वाला है अच्छा होगा और आप सारे लोग देखेंगे कि भारत देश में किस प्रकार से ईवीएम को बैन को लेकर के जो जनता की आवाज़ है, जो वकीलों की आवाज़ है, जो मीडिया की आवाज़ है, 140 करोड़ की आवाज़ है, उसके जो फ्रीडम्स का, राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको ना ख़त्म, उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम करेंगे। सर, आपने जब सीजेआई साहब से मुलाकात की थी तो उनका क्या रुख है इस मुद्दे पर? क्या उनको सो मोटो एक्शन भी अब ले लेना चाहिए, जैसे चुनावी बॉन्ड पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक डेयरिंग दिखाई? ये डेयरिंग तो अब इसके रिजल्ट में दिखाएंगे, वो तो हम आपसे बोल ही रहे हैं कि वो तो सारी चीज़ें हो ही रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल जिस तरह से बोला है, अब क्या लग रहा है, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी से बात तक नहीं कर रहा था। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे एकाएक आ गया है। अभी आपको शायद अभी आप देखिए जल्दी से ही जल्दी, आप कल परसों में देखना, ये पिटीशन को आने दीजिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही आपको बुलाएगा, सारी मीडिया वालों को, सारी ट्यूबर्स चैनल्स को, छोटे बड़े जितने भी चैनल्स हैं सबके माध्यम से वो कहेगा कि हम ईवीएम में इन रास्तों को अप्लाई कर रहे हैं और उसमें सारे लोग उसको मानेंगे। क्या ईवीएम का रास्ता ये भी है कि वीवीपैट की पर्ची भौतिक रूप से मतदाताओं को मिल जाए? करेक्ट, ये भी एक बड़ा रास्ता हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में 15 कैंडिडेट खड़े हैं या किसी लोकसभा में 20 कैंडिडेट खड़े हैं, तो मान लीजिए मैंने कांग्रेस को वोट दिया, आपने भाजपा को दे दिया, किसी ने, तो जिसको हमने वोट दिया सिर्फ वही बस पर्ची निकलेगी और उस पर्ची को हम उस बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। बाकी लोगों के लिए जो पर्ची में पूरी जगह होती है वो नहीं निकलेगी, पेपर नहीं खराब होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट, अपना मिसलेनियस आर्गूमेंट है, इट्स नॉट फैक्ट, पर ये उन्होंने ऐसा बोला है तो इससे आई मतलब उसको मैं सपोर्ट भी थोड़ा कर सकता हूँ कि बाकी लोग जैसे 11 लोग खड़े हैं, एक ही व्यक्ति को हमें वोट देना है, तो उस व्यक्ति को जिसको हमने वोट दिया है उसकी पर्ची निकल करके आपको मिलेगी और वो बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको देख लीजिए अपने आंखों से और डाल दीजिए। उसके बाद उन पर्चियों को काउंट करा लीजिए, 1 घंटे में सब काउंट हो जाएगा और आसान तरीका हो जाएगा। आपको जो 2 महीने तक ईवीएम की छेड़छाड़, जो 15 दिन तक ईवीएम की सेटिंग, इसके साथ में जो ईवीएम की यहाँ से क्या कहते हैं कंटेनरों में मिलती हैं, तो ईवीएम कहीं सब्जी मंडी में पाई जाती है तो कहीं ब्रूल्स में पाई जाती है, वो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और 2 दिन में सारा का सारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर कि जिस तरीके से विकसित देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया, बांग्लादेश में, पड़ोसी देश बांग्लादेश में ईवीएम को बैन कर दिया गया, ठीक 2024 चुनाव से पहले भारत में भी ये आदेश यहीं से निकलने वाला है, कहा जाए। करेक्ट, आप लोग इंतज़ार करिए, ये बहुत अच्छे दिन होंगे। 2024 का चुनाव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2024 का चुनाव ईवीएम मशीन से जो वीवीपैट पर्ची निकलती है बैलेट बॉक्स में डाली जाएगी और उसी बैलेट बॉक्स की पर्ची को काउंट करा के ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए आप सारे लोग फ्री रहिए। सर, जनता बहुत ज़्यादा इस समय ईवीएम को लेकर आंदोलन भी कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मुद्दे में अडिग रहे जब तक उनका काम नहीं हो जाता है, क्योंकि यह पूरे भारत देश की स्वतंत्रता का अधिकार है, मूलभूत रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका है, कानूनी अधिकार की लड़ाई है। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा सर। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा और देश की सबसे बड़ी अदालत में मैं इस समय खड़ा हूं और सबसे बड़े मुद्दे पर मैंने सबसे बड़े वकील से बात की। इस मुद्दे को लेकर हर कोई बात कर रहा है, इसलिए ये मुद्दा आपके सामने मैंने रखा और आश्वासन मिल गया है कि बहुत जल्द इसको लेकर एक बड़ा आदेश आने वाला है। ईवीएम बैन हो सकती है, ऐसी खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं। जैसे चुनावी बॉन्ड पर हथौड़ा चला, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट अब ईवीएम पर भी हथौड़ा चलाने वाला है। बहरहाल, नरेंद्र मिश्रा जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। कोई सवाल हो तो सवाल भी छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।